2020 में कोविड ने मार्केट्स को लगभग 40% गिरा दिया था और करोड़ों इन्वेस्टर्स के पैसे वाइप आउट हो गए थे। उस वक्त दुनिया भर में पैनिक था, लॉकडाउन्स, बंद फैक्ट्रीज और एक बड़ा सवाल, क्या ग्लोबल इकोनॉमी सरवाइव करेगी? अब मार्केट फिर गिर रहा है और इस बार डिस्कशन हो रहा है यूएस ईरान टेंशन्स और ऑयल शॉक का। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, करंट मार्केट फॉल कोविड क्रैश जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड क्रैश में निफ्टी गिरा था लगभग 39% और अभी की गिरावट सिर्फ 12 से 13% के आसपास है। तो रियल क्वेश्चन ये है, क्या ये सिर्फ नॉर्मल करेक्शन है या सिचुएशन एस्केलेट होकर क्रैश बन सकती है? आज के वीडियो में हम डेटा के साथ कंपेयर करेंगे कोविड क्रैश वर्सेस करंट मार्केट फॉल और समझेंगे ट्रेडर्स को अब क्या वॉच करना चाहिए। मैं हूं पंकज गर्ग, फाउंडर ऑफ रिया रिसर्च, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आइए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। कोविड के टाइम पे निफ्टी में फॉल जो आया था वो लगभग 39% के आसपास था। अब देखिए 39.58% का फॉल था और अभी की अगर हम बात करें तो द फॉल हैज़ बीन ओनली 12.96%। तो अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें, राइट, तो कोविड के टाइम में फॉल वाज अराउंड 39% और अभी का जो फॉल है वो सिर्फ 13% का है। करेक्ट। कोविड के टाइम पे आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट लाइन आपको नजर आ रहा है, ये व्हाइट लाइन बेसिकली एक 200 ईएमए का लाइन है और कोविड के समय 200 ईएमए के नीचे भी हम चले गए थे और बहुत ज्यादा नीचे चले गए थे। अप्रोक्सीमेटली 10,400 था 200 ईएमए, हम 7,500 तक चले गए थे। इस बार अगर हम बात करें तो अभी हम 200 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। करेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि अभी वाला जो फॉल है वो बेसिकली कोविड के तरीके का फॉल तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अभी भी हम 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं वीकली चार्ट, वेरेज ड्यूरिंग कोविड 200 ईएमए के नीचे हम क्लोजिंग हमको देखने के लिए मिली थी। निफ्टी का इन डेप्थ एनालिसिस वीडियो के एंड में करने वाले हैं हम। उसके पहले चलते हैं हम क्रूड की तरफ। क्रूड की अगर बात करें, क्रूड ड्यूरिंग कोरोना गिरा था और जीरो के नीचे आ गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। पर अभी कहानी टोटली डिफरेंट है। क्रूड जो है वो $70 से अप्रोक्सीमेटली $120 के आसपास चला गया था और अब जो क्रूड है वो ट्रेड कर रहा है $102 के आसपास। तो क्रूड जब तक $120 को क्रॉस करके दोबारा नहीं जाता है तब तक उतना ज्यादा फॉल देखने के लिए शायद ना मिले। लेकिन अगर क्रूड $120 को भी क्रॉस कर जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मामला और ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ने के सारे कारण हर चीज का कॉस्टिंग बढ़ता है, जिसकी वजह से बेसिकली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि इमर्जिंग मार्केट्स में आपको ह्यूज सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज जब जब रुपया कमजोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग देखने के लिए मिलता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स को डर रहता है कि उनको नुकसान ना हो। और अभी तो डबल नुकसान वाला मामला उनके सामने है। क्यों? क्योंकि डॉलर जो है, डॉलर भी ऊपर जा रहा है एंड करस्पॉन्डिंगली इंडियन मार्केट परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। इसीलिए ये जो $120 का मार्क है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्रूड के लिए। इसके ऊपर अगर वो सस्टेन करता है और जिस तरीके से ईरान ने बोला है कि क्रूड का भाव $150 $200 तक जा सकता है, अगर क्रूड का भाव अगर $150 या $200 तक चला जाता है तो मारामारी और बढ़ सकती है। बिकॉज इंडिया 85% ऑफ द क्रूड इंपोर्ट करता है, 85%। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल, राइट, वो रूट से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने टोटली बंद कर दिया है और बड़ी मुश्किल से इंडिया के कुछ कंटेनर्स वहां से आ पाए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद रहता है तो ऑब्वियस ही बात है कि ग्लोबल ऑयल सप्लाई में बहुत प्रेशर आने वाला है एंड ऑयल का प्राइस स्पाइक होने के पूरे चांसेस हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बहुत ज्यादा दिन तक बंद नहीं रहता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस थोड़ा सा नीचे आए। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर थोड़ा सा शांत हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हम और ज्यादा सेलिंग की तरफ शायद ना बढ़ें। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, ये है एफआईआई का डेटा। मार्च के महीने में एफआईआई ने 66,248 करोड़ की सेलिंग कर डाली है। 66,000। फरवरी में भी उन्होंने सेलिंग किया था,
जनवरी में भी उन्होंने सेलिंग किया था। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखिए जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक नॉन स्टॉप सेलिंग जारी है एफआईएस की तरफ से। करेक्ट। वही अगर मैं ईयरली डेटा की तरफ आऊं तो वो और भी ज्यादा डेंजरस नजर आता है। क्यों? आप देखिए 2026 में उन्होंने 1,14,000 करोड़ बेचा है, 25 में 3 लाख करोड़ बेचा है, 24 में 3 लाख करोड़ बेचा था, 23 में 16,000 करोड़, 22 में 2,78,000 करोड़ और 21 में 93,000 करोड़। इसका मतलब एफआईआई जो है लास्ट 6 साल से बेच ही रहे हैं, राइट। बट इतनी हैवी सेलिंग के बाद भी हमारा बाजार अभी तक बचा हुआ है, थैंक्स टू डीआईआईज एंड थैंक्स टू द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हु हैव सोन कॉन्फिडेंस इन द मार्केट। और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो सेलिंग है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब किया गया है डीआईआईज के द्वारा। इसका मतलब पहले जब एफआईआई छींकते भी थे तो इंडियन मार्केट 500,000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता था। बट इतनी हैवी सेलिंग आने के बाद भी अभी तक डीआईआईज ने सब कुछ एब्जॉर्ब किया है एंड आई होप सो कि आगे भी इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। कमिंग बैक टू निफ्टी एनालिसिस इन वेरी इन डेप्थ, लास्ट तक बने रहे वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाला है। निफ्टी का आप देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लो जो है हमारे लिए वो ये है विच इज 21,743। और एक इंपॉर्टेंट लो जो हमारे लिए है वो ये वाला है 21,281। करेक्ट। जब तक हम इस लो के ऊपर हैं और सस्टेन कर रहे हैं तब तक वही बहुत ज्यादा क्रैश वाला मामला नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब फॉल आया था सितंबर 2024 से, तो उस समय भी तो 17-17.5% का फॉल था। अभी तो हम टॉप से सिर्फ और सिर्फ 12, 12.5, 13% ही गिरे हैं। ये देखिए सिर्फ 12.5% गिरे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन फेज से गुजर रहे हैं। और ये कंसोलिडेशन फेज में एक दिक्कत वाली बात जो हो गई है वो ये हो गया है कि यूएस और ईरान का वॉर और उसमें डायरेक्टली इंपैक्ट क्रूड ऑयल पे। और क्रूड ऑयल इंडिया जो है वो 85% इंपोर्ट करती है, जिसकी वजह से हमको डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे मार्केट में देखने के लिए मिल रहा है। करेक्ट। तो उम्मीद ये करो कि जल्द से जल्द ये वॉर का कुछ ना कुछ निर्णय निकले और चीजें शांत हो, क्रूड ऑयल वापस से नीचे की तरफ आए और उसके बाद दोबारा से हमारा मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाए। अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इस वीक में आज एक ग्रीन क्लोजिंग है आफ्टर लास्ट 3 रेड कैंडल्स। आज फर्स्ट डे ऑफ द वीक ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया है। पिछले वीक के लो के नीचे जरूर हम खुले थे, उसके नीचे हम गए भी जरूर थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी जबरदस्त रिकवरी देखने के लिए हमको मिली है। ऑल्दो आज की जो क्लोजिंग है प्रीवियस डे के हाई के ऊपर नहीं है, बट स्टिल हम ये जरूर बोल सकते हैं कि फिलहाल के लिए हम कहीं ना कहीं एक बहुत ही ओवरसोल्ड रीजन के अंदर खड़े हैं। नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम निफ्टी की बात करें तो 200 ईएमए विच इज 21,924। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का, ये वाला 21,924। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है विच इज 21,743। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,280। तो इसका मतलब ये है कि नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल हैं। करेक्ट। तो हम ये मान सकते हैं कि फिलहाल नीचे की तरफ एक अच्छा सपोर्ट अवेलेबल है, ऑल्दो प्रेजेंटली सेल ऑन राइज वाला मामला ही है बाजार के अंदर, अंटिल ग्लोबल टेंशन में कुछ थोड़ा शांत माहौल हो जाए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं। अगर आप देखें लास्ट टाइम वीकली आरएसआई बिलो 30 निफ्टी में कब गया था? ड्यूरिंग कोविड। कोविड के बाद से निफ्टी ने लो की बात करूं तो एक ये टेस्ट किया है, एक ये लो लगा था और उसके बाद एक ये लो लगा था। करेक्ट। उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि निफ्टी का आरएसआई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास आ गया था वीकली आरएसआई, जो कि कोविड के बाद पहली बार हो रहा है। करेक्ट। इसका मतलब सिंपल ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट एक बहुत ही ओवरसोल्ड जोन के अंदर जा चुका है, राइट। अब यहां से कितने दिन वहां वो सरवाइव करता है, कितने दिन ओवरसोल्ड रेंज में रहता है, वो देखने लायक होगा। इसके पहले अगर हम देखें तो 30 के नीचे कब आया था अगर हम बात करें तो आप देखिए 2011 में निफ्टी आई थी 30 के नीचे आरएसआई। करेक्ट। उसके बाद क्या हुआ था सब कुछ आपके सामने ही है, यहां से ये मूव देखने के लिए मिला था। करेक्ट। इसके पहले अगर हम बात करें तो 2008 जो कि एक क्रैश वाला मामला था, तो क्रैश के टाइम में आया था। उसके पहले अगर हम बात करें तो ये 2001 और 2000, यानी कि उस समय भी क्रैश के टाइम पे ही आया था। तो मोस्टली आप ये मान के चलिए वेन एवर देर इज अ क्रैश इन द मार्केट और वेरी ह्यूज नेगेटिव न्यूज इन द मार्केट, एट दैट मोमेंट ओनली निफ्टी का आरएसआई जो है वो 30 के नीचे आता है। और हिस्ट्री सेज कि निफ्टी का आरएसआई जब भी 30 के नीचे आया है
उसके बाद 2-4-6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद जब भी उसने एक अच्छा खासा बेस बनाया है, एक बहुत ही जबरदस्त अप मूव देखने के लिए मिला है। मैं लास्ट वाला मूव खाली आप लोगों को दिखा देता हूं कि कितने हफ्ते के लिए निफ्टी जो थी वो बेसिकली हमारी 30 RSI के नीचे थी। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ओनली 5 हफ्तों के लिए, यानी कि 1 से 1.5 महीने के लिए ही टिकी थी। सिमिलरली अभी हमको देखना है कि हमारी निफ्टी यहाँ कितने दिन टिकती है, और उसके बाद एक बेस फॉर्मेशन अगर निफ्टी कर लेती है इस तरीके से, फॉर एग्जांपल चलिए मामला और ख़राब हो जाता है बाजार के अंदर, हम यहाँ तक आते हैं और यहाँ एक अच्छा खासा बेस इस तरीके का फॉर्म होके अगर निफ्टी यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट दे करके निकलती है, तो हिस्ट्री सेज कि इसके बाद एक बहुत ही बड़ा बुल रन आ सकता है। दिस इज व्हाट हिस्ट्री सेज, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज व्हाट हिस्ट्री सेज, राइट। बट फिलहाल का मामला, फिलहाल माहौल बहुत खराब है। यही बोलूंगा फिलहाल कि सेफ, प्ले सेफ एज मच एज पॉसिबल, अवॉइड ह्यूज लॉन्ग पोजीशंस। क्यों? क्योंकि अभी वाला जो मार्केट है प्रेजेंटली एक बेरिश मार्केट नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वीकली चार्ट में भी 50 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, डेली की अगर हम बात करें तो 200 EMA के भी नीचे है। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक अच्छा सपोर्ट जब तक ना बन जाए बाजार के अंदर, तब तक बाजार से थोड़ा सा लॉन्ग की तरफ दूर रहना ही अच्छा हो सकता है, अनटिल वी टेस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।